बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 11th मई 2023 है। हम उसी एनर्जी के साथ आ रहे थे लेक्चर के लिए, बट ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से हमें चीज़ों को चेंज करना पड़ रहा है। इसी वजह से बच्चों की सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हुए हमने ये प्लान किया कि रादर देन हम उनको आज दोबारा बुलाएं, हम रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्डिंग उन तक पहुंचा दें ताकि उनका भी हर्ज ना हो और हम लोग जो है वो आगे पढ़ा भी दें ताकि हम अच्छे तरीके से इसको लेके चल सकें। सर चैप्टर नंबर 1 हम आपके साथ डिस्कस कर चुके थे और टैक्स के प्रोसेस की बात करूं, बड़ा क्विक रिकैप देके आगे निकल जाऊंगा और आज की बात करूंगा। सर जी प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान हमारा चैप्टर है। टैक्स वो कंट्रीब्यूशन जो अवाम करती है हुकूमत को ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, उसे टैक्स कहते हैं। सर ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, टैक्स का मकसद क्या था? टैक्स के 3 ही मकासद थे। पहला मकसद तो था पैसा इकट्ठा करना, दूसरा मकसद था पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराना, तीसरा मकसद था फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सर नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो उसमें 5 बातें हैं। बात नंबर 1, टैक्सेशन इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड एज ए टूल टू कैरी आउट द नेशनल ऑब्जेक्टिव। 5 बातें यहाँ पर हैं और 5 इधर हैं, टोटल 10 बातें। सॉरी, पहला काम ऑब्जेक्टिव था हमारा सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको करने के लिए जहां टैक्स अपना रोल अदा कर सके करे। वीक एंटरप्राइज को सपोर्ट करने के लिए टैक्स को माफ कर देना, टैक्स को कम कर देना। लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट की आइटम पर सेम आइटम जो इंपोर्ट होनी है उस पर टैक्स बढ़ा देना। सर दूसरी कंट्रीज के साथ जब बार्गेनिंग हो रही है तो टैक्स को माफ करके टैक्स एक रोल अदा कर देता है जिसके जरिए हम दूसरी कंट्रीज से टेंडर विन कर जाते हैं, ऑर्डर्स ले लेते हैं। हमने इसकी, मुझे याद है कि यूएस आर्मी वाली एग्जांपल देके ये वाली बात समझाई थी। काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन या डिप्रेशन, ये वाली बात बताई थी कि अगर कीमतें बढ़ गई हैं तो टैक्स कम कर दें ताकि कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। सर या आवाम को कम कीमत में चीजें मिलें। सर यानी सेल्स टैक्स बढ़ाने से हम ओवरऑल प्राइस लेवल को कंट्रोल कर पाए। सर जी इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सर जी चौथे नंबर पे टू प्रमोट साइंस एंड इन्वेंशन, फाइनेंस, एजुकेशनल एक्टिविटीज, मेंटेन एंड इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ लोकल फोर्सेस। साइंस और इन्वेंशन को प्रमोट करना, फाइनेंस एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना, मेंटेन एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ लेबर फोर्स। उसके बाद आ गया टू इम्प्लीमेंट लॉज विच एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अमंग वेरियस एलिमेंट्स इन द मार्केट या बिजनेस। सर जी ये चौथा पॉइंट है, वो कहता है ऐसे एलिमिनेट कर दें, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट किया जा सके। ये वाली बात भी हमने की थी। अनडिजायरेबल सेक्टर्स और एक्टिविटीज को डिस्करेज करने के लिए टैक्स लगा देना। जैसे सिगरेट की एग्जांपल दी थी। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी जो है, यानी जो बैंकिंग चैनल से ट्रांजैक्शन नहीं हो रही उस पर ज्यादा उसको इनकम तस्वुर करना। वो ट्रांजैक्शन जो बैंकिंग चैनल के थ्रू रूट नहीं हो रही उसको इनकम तस्वुर करके टैक्स लगा देना। यहाँ पर टैक्स लागू करने का मकसद पैसे इकट्ठे करना नहीं है बल्कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है कि सारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो, ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए हो रही हो। सर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी के लिए क्या करते हैं, बिजनेसमैन को टैक्स इंसेंटिव देते हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें अंडर डेवलप्ड एरिया में और उस अंडर डेवलप्ड एरिया में डेवलपमेंट हो, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और प्रॉस्पेरिटी आए। अमीर बंदे पे ज़्यादा टैक्स, गरीब बंदे पे कम टैक्स, लग्जरी आइटम पर ज़्यादा इंपोर्ट टैक्स, या आइटम पहले ही पाकिस्तान में बनी उस पर ज़्यादा टैक्स, चैरिटी और डोनेशन करने वाले को क्रेडिट और जो इदारा खोल के फलाई काम कर रहा है उसको टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है। एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट्स पर टैक्स एग्जेम्पशन है, सॉफ्टवेयर पर एग्जेम्पशन है। सर ये सारी बातें मकसद डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। सर एडम स्मिथ ने 4 बातें की थी। टैक्स का निज़ाम क्लियर और सर्टन होना चाहिए, यानी
जिसमें अगली बात उसकी ये थी कि टैक्स लाइबिलिटी शुड बी क्लियर एंड सर्टन, और टैक्स कन्वीनियंस ऑफ टैक्स दूसरी बात थी, टैक्सेस शुड बी कलेक्टेड एट अ टाइम एंड इन अ मैनर कन्वीनियंट फॉर टैक्स पेयर। तीसरा, टैक्स पेमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू इनकम एंड अप्लाइड इक्वली। सर्टेनिटी, एक फिक्स हो, पता हो लेने वाले को भी देने वाले, कन्वीनियंस, आसानी से पे कर सके, इक्वालिटी, सबके लिए एक जैसा रूल। इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, टैक्स की कलेक्शन महंगी ना हो या वो बिजनेस को डिस्करेज ना करे। लेवी ऑफ टैक्स बेनिफिट, जिसका जितना बेनिफिट, जो जितना वसूल करे उसको उतना ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। एबिलिटी टू पे, जिसकी जितनी हैसियत है उसको इतना टैक्स देना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सब लोगों को एक फिक्स परसेंटेज के तहत टैक्स देना चाहिए। काइंड ऑफ टैक्सेशन में प्रोपोर्शनल टैक्स था, सब लोगों को एक फिक्स परसेंटेज के तहत टैक्स देना चाहिए। इनकम बढ़े तो टैक्स भी बढ़े लेकिन परसेंटेज फिक्स रहे। सर रिग्रेसिव टैक्स, इनकम बढ़े टैक्स फिक्स रहे और टैक्स रेट कम हो जाए, दिस इज रिग्रेसिव टैक्स है, और ये डिस्करेज किया जाता है, ये इनकरेज नहीं होता। इसमें गरीब आदमी को, गरीब आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। सर जी प्रोग्रेसिव टैक्स है, इनकम बढ़े टैक्स भी बढ़े और टैक्स रेट भी बढ़े, दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्स। बड़ी डिटेल में हम पिछले लेक्चर्स में ये कवर कर चुके हैं। सर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था, एनफोर्स कंट्रीब्यूशन है, वॉलंटरी इन नेचर नहीं है, मर्जी नहीं है, मूड नहीं है कि आपने पे करना है, ये तो पे करना ही पड़ेगा। ना चेक के जरिए पेमेंट होती है, ना प्रोमिसरी नोट के, ना इन काइंड, बल्कि आपको कैश में पे करना पड़ेगा। सर टैक्स एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल की है जो है उस बेस पर करना पड़ेगा। टैक्स इनकम, ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी, एक्स राइट्स ऑफ प्रिविलेज, इन चीज़ों पर लग सकता है। सर टैक्स कौन लागू करेगा? स्टेट लागू करेगी, जिसकी जुरिस्डिक्शन में आप आ रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी आ रही है, आपकी इनकम आ रही है, एक्स राइट्स या ट्रांजैक्शन आ रही है। सर टैक्स का कानून बनाने वाला इदारा टैक्स को लागू करता है, नाफिज करता है, और टैक्स का कानून अप्रूव कौन करती है? पार्लियामेंट करती है। टैक्स का लागू करने का असल मकसद होता है पब्लिक पर्पस के लिए, पब्लिक को पैसे इकट्ठे करके देना, सपोर्ट द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। सर प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम में पहला आ गया फिस्कल एडिक्वेसी। फिस्कल एडिक्वेसी क्या है? फिस्कल एडिक्वेसी है कि सोर्स के आपका टैक्स का निज़ाम सर साउंड है, अच्छा टैक्स सिस्टम में चार खूबियां होती हैं। पहली, ऐसा निज़ाम होता है इतने पैसे जमा करे, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टेकन एज ए होल शुड बी सफिशिएंट to meet the expenditure of the government. Revenue should be capable of expanding or contracting annually in response to variation in public expenditure. वो कहता है sources of revenue taken as a whole should be sufficient. इतना पैसा जरूर इकट्ठा हो जाए कि वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को मीट किया जा सके। रेवेन्यू शुड बी केपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग एनुअली इन रिस्पॉन्स टू वेरिएशन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। वो कहता है कि रेवेन्यू should be capable of expanding or contracting annually in response to variation in public expenditures. तो इसमें जो अहम बात उसने कही है वो कही है रेवेन्यू को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा एनुअली, किसके रिस्पॉन्स में? पब्लिक एक्सपेंडिचर। सर टैक्स का निज़ाम ऐसा होना चाहिए, पैसा ज़्यादा दरकार है तो ज़्यादा इकट्ठा किया जा सके, और पैसा अगर अवाम को रिलीफ देनी है तो अवाम से कम पैसा इकट्ठा हो जाए। पब्लिक एक्सपेंडिचर की तब्दीली के नतीजे में रेवेन्यू को तब्दील किया जा सके, कमी और ज्यादती की जा सके। अच्छे टैक्स के सिस्टम की ये खूबी होती है, सब लोगों के लिए एक जैसा हो, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पर। तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी में वो कहता है क्लियर एंड प्लेन होना चाहिए। एंड फोर, सर ये तीनों बातें क्लियर, प्लेन, कन्वीनियंट और डिस्करेज बिजनेस एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, ये तीनों बातें एडम स्मिथ ने भी कही थी। एक बात बस इसमें नहीं है, टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिशियल्स तादाद में भी पूरे होने चाहिए और काबिलियत में भी पूरे होने चाहिए। जो ओवरऑल इकॉनमी का गोल है, टैक्स डिपार्टमेंट का भी वही गोल होना चाहिए, और उनकी पॉलिसीज जो हैं वो भी ऐसी होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ इन लाइन हो। इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टैक्सेशन लॉज ऑफ पाकिस्तान। सर ये वाली बात मैं आज आपको पढ़ाने लगा हूं
इससे पहले जितना भी था वो रिवाइज किया। Indirect taxes are taxes that are directly paid to the government by the taxpayer. It is a tax applied on individual and organization directly by the government. सर वो कहता है डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट होते हैं। तो ये एक बंदा इनकम कमाता है और वो इनकम उसकी जिम्मेदारी है कि वो एफबीआर को उस पर टैक्स अदा करे। सर ये जिम्मेदार होता है जमा कराने के लिए टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स इसकी एग्जांपल है। सर इनकम टैक्स की मजीद बात करें, डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली टैक्स पेयर गवर्नमेंट को जमा कराए, इनकम टैक्स उसकी एग्जांपल है। उसने कहा इनकम टैक्स नेट इनकम पर लगता है। नेट इनकम का मतलब होता है इनकम में से खर्चे माइनस करने के बाद। सर उसने कहा ये लागू किया जाता है नेट इनकम पर। सर नेट इनकम पर, नेट इनकम का मतलब है इनकम में से खर्चे माइनस करने के बाद। टैक्स इज लेविड जनरली ऑन द नेट इनकम ऑफ द टैक्स पेयर अर्न्ड ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर computed by applying the specified tax rate. Income is classified in the following heads: salary, property, business, capital gain and other source। ये 1 2 3 4 5 तो भाई इनकम क्लासिफाई की जा रही 5 हेड्स में, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। नेट इनकम पर लगता है 5 हेड्स हैं। कैपिटल वैल्यू टैक्स क्या है? कैपिटल वैल्यू टैक्स इज लेविड ऑन डिफरेंट ट्रांजैक्शन। Capital value tax is levied on different transactions such as transfer of immovable property and transfer of right. Levied on different transactions such as transfer of immovable property and transfer of right. सर जी इनकम टैक्स मेन है, आपको बता दिया। कैपिटल वैल्यू टैक्स के बारे में इतना ही जानना है बस कि ये लागू होता है डिफरेंट ट्रांजैक्शंस पर, इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पर या राइट की ट्रांसफर पर। और जो इनकम टैक्स है वो इनकम पर लगना है, नेट इनकम पर लगना है। कितने परसेंट लगना है? जितना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कहा है। किस तरह कैलकुलेट होगी इनकम? जिस तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कहा है। इसमें सारी बातें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से रिलेट कर रही हैं। कितना टैक्स लगना है? सॉरी जी, कितना टैक्स लगना है? जितना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कहा है। कब लगना है? जितना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कहा है। जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहेगी जितना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहेगी, कैलकुलेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत। सर ये हमारे स्कोप में है। इंशाल्लाह मेरे मुताबिक हम तकरीबन 75% टाइम अपने पूरे सिलेबस का इनकम टैक्स को देते हैं, तो यकीनन बड़ी डिटेल में ये सारा एरिया देख रहे होंगे। कैपिटल वैल्यू टैक्स हमारे स्कोप में नहीं है, बस इतना ही याद करना है ये स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस पर लगता है, मूवेबल प्रॉपर्टी पर लगता है और राइट्स की ट्रांसफर पर लगता है। आगे चलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा। 1 मिनट में पानी पी लूं। जरा आप डायरेक्ट टैक्स एक बार पढ़ लीजिए, उतनी देर में मैं जरा पानी पी लूं। इनकम टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स, दोनों आगे। उसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स। An indirect tax is a tax collected by the intermediary from a person who bears the ultimate economic burden of tax. Indirect tax जो है ये टैक्स है जो कलेक्ट किया जाता है इंटरमीडियरी की जानिब से। डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट है टैक्स पेयर और एफबीआर, इनडायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट नहीं है, दरमियान में एक तीसरा बंदा इंटरमीडियरी शामिल है। सर जब आप फ्यूल डलवाने जाते हैं आपको पता है 283 रुपये का अगर फ्यूल है तो उसमें फॉर एग्जांपल 50 रुपए का टैक्स है। तो आपने कभी उसको कहा है पेट्रोल पंप वालों को कि भाई ये पकड़ो 232
बाकी मैं जानूँ FBR जाने मैं खुद जमा करा दूंगा। सर ऐसा कभी भी नहीं होता। सर इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कानून ये है, आप इंटरमीडियरी को दो और आपकी जिम्मेदारी खत्म। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि कलेक्ट किया जाता है इंटरमीडियरी की जानिब से, FBR को इंटरमीडियरी पहुंचाएगा, यानी आपने FBR को वाया इंटरमीडियरी देना है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। सर हम जब जूस पीते हैं उसके ऊपर लिखा होता है 60 रुपए, उसके ऊपर साथ टैक्स लिखा होता है 15 रुपए का फॉर एग्जांपल, और साथ कीमत लिखी हुई 45 रुपए। सर जी अब आप गौर कीजिए, इस केस में अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो तो खरीदार पर पड़ रहा है ना। सेल्स टैक्स जो लगा सर ये इनडायरेक्ट टैक्स है। सेल्स टैक्स ये किस पर लगता है असल में? सर आप एक चीज, पहले सेल टैक्स था एक आइटम पर, वो आइटम थी 120 रुपए की, अब सेल टैक्स 25% हो गया फॉर एग्जांपल, अब वो आइटम हो गई 160 रुपए की, तो 160 रुपए आपको पे करने पड़ रहे हैं ना अब। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स आप दुकानदार को देंगे, दुकानदार FBR को जमा कराएगा। मकसद और मतलब ये है कि ये ऐसी आइटम है, इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो आप डायरेक्टली FBR को जमा नहीं कराते बल्कि थ्रू इंटरमीडियरी जमा करवाया जाता है। और अल्टीमेटली ये वो टैक्स है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं। सेल्स टैक्स अगर है तो सेल्स टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और सेल्स टैक्स बढ़ाने की वजह से कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। सर कस्टम ड्यूटी ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। सर जब भी आप इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे, यानी आपके मुल्क में कोई चीज दाखिल होगी या मुल्क से कोई चीज निकलेगी, उसके मौके पर जो टैक्स लगता है उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। सर इंपोर्ट अगर अननेसेसरी आइटम्स करेंगे, लग्जरी आइटम्स करेंगे तो ज्यादा टैक्स लगेगा, और अगर इंपोर्ट नेसेसरी आइटम्स करेंगे या प्लांट एंड मशीनरी करेंगे तो उस पर कम टैक्स लगेगा, रॉ मटेरियल करेंगे तो उस पर कम टैक्स लगेगा। सर जाहिर बात है हम तो चाहते ही हैं कि एक्सपोर्ट को एनकरेज किया जाए और एक्सपोर्ट को डिस्करेज किया जाए, हमारी मुल्क की डेवलपमेंट इसी में ही है। तो कस्टम ड्यूटी में भी यही बात है, जो इंपोर्ट करेंगे लग्जरी आइटम ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगेगी, टैक्स ज़्यादा लगेगा, लेस नेसेसरी आइटम ज़्यादा टैक्स लगेगा, रॉ मटेरियल या प्लांट एंड मशीनरी करेंगे तो उस पर कम टैक्स लगेगा। जाहिर बात है रॉ मटेरियल का मतलब है यहाँ पर आगे, सर कुछ आप रुई इंपोर्ट कर रहे हैं और रुई से धागा यहाँ पर बन रहा है, और धागे से कपड़ा यहाँ पर बन रहा है, और कपड़े से सिलाई यहाँ पर हो रही है, और सिलाई के बाद शर्ट यहाँ पर बन के बिक रही है। ये ज़्यादा बेहतर है कि चाइना से बनी बनाई शर्ट ले लें। तो सर अगर बनी बनाई लेंगे तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, अगर रुई मंगवाएंगे तो उस पर कम टैक्स लागू किया जाएगा। सर फेडरल एक्साइज ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी इनडायरेक्ट टैक्स है। ये बहुत लिमिटेड आइटम्स पर लगती है, आपकी बुक में तो नहीं है कि CFAP में जब इंशाल्लाह CFAP 5 टैक्स जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह तब आपको बड़ी डिटेल में बताया जाएगा। FED हमारे कोर्स में फाइनल लेवल पर है, अभी सिर्फ इतना पैरा ही है, बस आपको इतना बता देंगे लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स पर लगता है, और इट इज़ प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान। FED इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू और रिटेल प्राइस, सम आइटम आर चार्जेबल ऑन टू FED ऑन द बेसिस ऑफ वेट और क्वालिटी। लागू किया जाता है लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सर्विसेज पर प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान। FED इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू और रिटेल प्राइस। सर FED बाज चीजों पर वैल्यू बेस पर लगता है, बाज चीजों पर रिटेल प्राइस पर लगता है। सम आइटम्स आर चार्जेबल टू FED ऑन द बेसिस ऑफ वेट और क्वांटिटी। एक्सपोर्ट्स आर लायबल टू 0% FED। एक्सपोर्ट पर 0% FED लगती है। तो लेविड ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड है। FED इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू और रिटेल प्राइस। बाद चीज़ों पर FED वैल्यू पर लगती है, बाद चीज़ों पर क्वांटिटी पर लगती है, बाद चीज़ों पर वेट पर लगती है। सर हमारे जिन में तो एक ही बात है ना, 100 रुपये पर टैक्स लग जाता, जरूरी नहीं है, किलो के हिसाब से भी टैक्स लग जाता है, यूनिट्स के हिसाब से भी, हर यूनिट पर टैक्स लगना है। बाज मशीनी उस पर हॉर्स पावर जितनी मोटर कैपेसिटी उस हिसाब से टैक्स लगता है, गाड़ियों पर CC के हिसाब से टैक्स लगता है। तो सर टैक्स लगने की बेस सिर्फ
वैल्यू नहीं होती। एक तो ये आपके जहन में होना चाहिए। एफईडी पर क्वांटिटी बेस पर, वैल्यू बेस पर, रिटेल प्राइस बेस पर भी टैक्स लग सकता है। आपको बताता चलो एक्सपोर्ट पर एफईडी नहीं लगती। सेल्स टैक्स की बात कर लेते हैं। सेल्स टैक्स लेविड एट वेरियस स्टेजेस। सर सेल्स टैक्स जो है वो लागू किया जाता है वेरियस स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द रेट ऑफ 18%। ऑल गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान payable by the importers, all supplies made or services provided in Pakistan by the registered person। वो कहता है सेल्स टैक्स लागू किया जाएगा वेरियस स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द रेट ऑफ 18%। ऑल गुड्स इंपोर्टेड इन पाकिस्तान पेबल बाय द इंपोर्टर, ऑल सप्लाईज और सर्विसेज प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। सेल्स टैक्स 18% के हिसाब से लगना है। सिर्फ सेल्स पर नहीं लगता सर, ये इंपोर्ट पर भी लगता है, गुड्स पर भी लगता है। सेल टैक्स के नाम से तो ये लगता है कि सिर्फ सेल्स पर लगता है। आपके पूरी किताब में या आपके सिलेबस में 20 to 30% पेपर इसमें से आता है। एक्चुअल में पास पेपर से भी मैंने आपको बताया गया 25 से ज़्यादा % पेपर सेल्स टैक्स में से आता है। तो सर ये एक ही इम्पॉर्टेंट एरिया है। इंशाल्लाह इनकम टैक्स के बाद सेल्स टैक्स को फोकस करेंगे, उसको कवर करेंगे। सो ये भी बड़ी डिटेल में हम पढ़ रहे होंगे। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान, ये हमारी आखिरी बात है इस चैप्टर की। इंडिपेंडेंट वॉर है सर 1857 में, इसको पॉज कीजिएगा। 1857 में जंग आज़ादी हुई थी सर। जंग आज़ादी हुई, ज़्यादा सारा पैसा खर्च हो गया गोरों का। उस वक्त गोरे यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे। 1860 में उन्होंने पहली बार इनकम टैक्स लागू किया था और वो इस वजह से था चूंकि खसारा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। 1865 में ये जो 1860 वाला इनकम टैक्स था ये क्या हो गया था? रिपील। रिपील का क्या मतलब होता है? मनसूख हो जाना, मनसूख हो जाना। सर ये मनसूख हो गया था 1860। फिर आ गया 1886 में। 1886 में दोबारा एक कानून बना था जो सिर्फ ट्रेडर, ताजरों पर सिर्फ टैक्स लगता था और पूरे एरिया में नहीं, सिर्फ कुछ प्रोविंसेस पर ताजरों पे टैक्स लागू किया गया था 1886 में। फिर 1914 से 1918 में पहली जंग अजीम हुई। 1900 सर यहाँ जब भी जंग हुई है ना, बड़े ज़्यादा रिसोर्सेज मुल्क के ज़ाया हो जाते हैं। और आपको पता है टैक्स तो वहाँ पर ही मेन काम अपना अदा करता है जहाँ पे पैसे ना हो या रिसोर्सेज ना हो मुल्क चलाने के। और 1917 में जनाब बिल्कुल काम ख़राब हो गया सर। ग्रेजुएटेड सुपर टैक्स एक्ट लगाया गया 50,000 से ज़्यादा वाली इनकम पर और ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज। तो ग्रेजुएटेड इनकम टैक्स एक्ट लगा था इनकम ओवर 50,000 एंड ऑन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी। तो 1918 में द 1918 एक्ट इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ वार टाइम अमेंडमेंट्स। सर वार टाइम अमेंडमेंट्स जो हैं वो हुई थी। 1920 में मॉडिफिकेशन हो गई, यानी 1918 में एक कानून बनाया और 1917 में एक कानून बनाया था जिसपे हर वो बंदा जिसकी इनकम 50,000 से ज्यादा थी। सर 50,000 उस वक्त एक बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। 50,000 से ज्यादा वाली इनकम पे टैक्स लगता था। या कंपनीज की वो वाला, कंपनीज का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जिसको रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं, वो वाला प्रॉफिट जो शेयर होल्डर में तकसीम ना किया गया हो और दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए ताकि उससे दोबारा प्रॉफिट कमाया जाए, उसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। सर 1917 में इन दो आइटम्स पर टैक्स लगा। 1918 में जंग की वजह से दोबारा तरमीम की गई। 1920 में ये जो ग्रेजुएटेड सुपर टैक्स एक्ट है इसमें तरमीम हुई, लेकिन 1922 में कमाल हो गई। एक बड़ा अच्छा कानून बना जो 1965 वाला जो कानून था, 1865 वाला जो कानून था जिसमें तरमीम की जा रही थी, और इनकम टैक्स एक्ट वो था, और सुपर टैक्स एक्ट जो है इनको मिलाकर
एक फाइनल कानून बनाया गया जो इनकम टैक्स एक्ट 1922 बना था। सर ये गोरे ने बनाया, 1947 में जनाब पाकिस्तान बन गया, लेकिन इन्होंने 1922 वाला टैक्स का कानून ही अडॉप्ट किया और वो 1979 तक चलता रहा। 1922 वाला कानून 1979 तक चलता रहा विद सम अमेंडमेंट्स, तरमीम आ जाती थी लेकिन वही चलता रहता था। 1979 में हमारा एक नया कानून बना जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979, और फिर 2001 में 23 साल तक 1979 वाला इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस चला, और फिर 2001 में एक दूसरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया जो आज तक चल रहा है। तो भैया 2001 में मुशर्रफ दौर था, ये हमारे होश की बात है, उस वक्त 12 साल कहूँगा मैं, तब मुशर्रफ दौर था और तब ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस लागू हुआ था। सर आज 2023 चल रहा है ना, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। अभी भी 2001 का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ही चल रहा है विद नेसेसरी अमेंडमेंट्स। असल में होता क्या है, मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूँ। बुनियादी तौर पे ये होता है कि सर हर साल जून के महीने में फाइनेंस बजट पेश होता है, बजट नेशनल असेंबली में पेश होता है, उसके बाद जब वो अप्रूव हो जाता है तो फाइनेंस बजट से क्या आ जाता है, फाइनेंस एक्ट बन जाता है। जैसे जून 2022 में फाइनेंस बजट पेश किया गया था और जब अप्रूव हो गया था तो फाइनेंस एक्ट 2022 बन गया था। ये जो फाइनेंस एक्ट 2022 था, इस फाइनेंस एक्ट 2022 के जरिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तरमीम पास करवा ली जाती है। तो ऑर्डिनेंस यही रहता है, इसके अंदर चेंजेस आ जाती है, इसके अंदर तरमीम हो जाती है, अमेंडमेंट्स हो जाती हैं, और 2001 से जो कानून बना हुआ है बस उसी के अंदर ही अमेंडमेंट कर करके हम चलते जा रहे हैं और टैक्स का कानून आगे बढ़ता जा रहा है। सर जी यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जरा पास पेपर की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब जरा गौर करना क्या क्या उसने पूछा हुआ है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इज टू कलेक्ट रेवेन्यू, यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट द ऑब्जेक्टिव। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव पूछे मैं 10 साल की, काफी पुराना सवाल है। अभी तो चैप्टर 1, 2, 3 तीनों मिला के भी 10 नंबर का पोर्शन नहीं है, वही 8 नंबर का पोर्शन है। तो अभी ये नहीं आ सकता इतना बड़ा, लेकिन नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव 3 से 4 नंबर का जरूर पूछा जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए टैक्स कैसे रोल प्ले करता है। सर क्वेश्चन नंबर 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने बात की है आज के लेक्चर में, सेल्स टैक्स, एफईडी और कस्टम ड्यूटी की बात हुई है। सर फिर दोबारा 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव की बात क्वेश्चन नंबर 4 में, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल की बात की है क्वेश्चन नंबर 5 में। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की गई है, और स्टेट 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉ। सर ये मैंने क्लास में आपको लेक्चर नंबर 2 में, ओरिएंटेशन से अगला लेक्चर है, उसमें मैंने क्लास में ही आपको ये करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 ब्रॉड प्रिंसिपल, 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये भी बात की है। क्वेश्चन नंबर 8 प्राइमरी यील्डिंग टूल की बात की है, और उसमें फिर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, रेवेन्यू टैक्सेस प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल है, और 5 वेज बताएं विच कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सर क्वेश्चन नंबर 9 ये भी मैं आपको क्लास में करा चुका हूँ, ऑटम में किसका सवाल था। क्वेश्चन नंबर 10 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव स्प्रिंग 22 का सवाल था। और सर ये 3 प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम, बिल्कुल सिंपल रट्टे वाला सा वो चैप्टर है। मैंने यहां तक मेक श्योर ये कर दिया है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करें और एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। सर हमारा इंशाल्लाह अब आगे प्लान ये है कि मंडे वाले दिन इंशाल्लाह आपको चैप्टर नंबर 4 शुरू कराया जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान की मुहाफ़ज़त करे। हम ये चाह रहे हैं कि दोबारा से फिजिकली सारे बच्चे आ जाए तो हम नया चैप्टर शुरू करें। तो ये वाला चैप्टर यहाँ पर क्लोज कर दिया है। अगले ही वीक में चैप्टर आपने क्लास में आ जाइए मंडे वाले दिन विद ऑल द नेसेसरी प्रिपरेशन। चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट
के लिए तैयार करके आइएगा अपने आप को। हम आपसे चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट लेना है, मैं डेट बता दूंगा, लेकिन आपने मंडे वाले दिन सिर्फ क्लासेस ना ली हुई हो बल्कि टेस्ट तैयार किया हुआ हो, अपने जहन में बात रखिए। और आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह अब मंडे को चैप्टर 4 शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिए, कनेक्टेड रहिए। जिन लोगों ने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की, अपने आप को एनरोल कर लीजिए और एनर्जी के साथ इंशाल्लाह मंडे वाले दिन से चैप्टर इनकम टैक्स शुरू करना, उसको ज्वाइन कीजिए। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी।